हेलो एवरीवन। क्लास 10th ज्योग्राफी और सिविक्स का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडियन एग्रीकल्चर आज हम मास्टर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलो एक मजेदार फैक्ट से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, समोसे में आलू ही ना हो और चटनी में ना टमाटर ना मिर्च, कैसा लगेगा? अजीब है ना? पर बिलीव इट और नॉट, 500 साल पहले यही हकीकत थी। तो चलो इसी पॉइंट से डाइव इन करते हैं अपने टॉपिक में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इंडियन एग्रीकल्चर के सामने वो कौन सी कोर प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, इरेगुलर मॉनसून। हमारी खेती बारिश पर बहुत डिपेंड करती है और बारिश का कोई भरोसा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, छोटे और बिखरे हुए खेत। मतलब किसान का एक खेत यहाँ तो दूसरा कहीं और। ऐसे में ट्रैक्टर जैसी बड़ी मशीनें चलाना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद, वो सब तक आसानी से पहुंच नहीं पाते। और इन सब का असर सीधा सीधा प्रोडक्शन और किसान की इनकम पर पड़ता है। और हाँ, वापस उसी आलू टमाटर वाली बात पर आते हैं। ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, ये सब चीजें इंडियन है ही नहीं। जी हाँ, ये सब यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आई। तो सवाल उठता है, फिर पहले के लोग खाते क्या थे? जवाब है गेहूं, बाजरा, चावल, दालें। यही मेन फूड था। सोचो कितना डिफरेंट मेन्यू था ना उस जमाने में। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच इंडिया में कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स भी हुए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो चलो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इन सुधारों में सबसे पहला था चकबंदी। अब ये क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इमेजिन करो, एक किसान है जिसके 4 छोटे छोटे खेत अलग अलग कोनों में हैं। अब सरकार क्या करती है? उन चारों को मिलाकर उसे एक ही जगह पर एक बड़ा खेत दे देती है ना ब्रिलियंट? इससे पानी देना, मशीन चलाना, देखभाल करना, सब कुछ इजी हो गया। और रिजल्ट? प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और फिर आया गेम चेंजर, द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। 1960 का वो दौर जब इंडियन एग्रीकल्चर ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। इसका मेन गोल था देश से खाने की कमी को खत्म करना, और इसने किया भी यही। गेहूं और चावल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा कि इंडिया पहली बार फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बन गया। तो सवाल ये है कि ये क्रांति हुई कैसे? इसके 3 मेन पिलर्स थे। पिलर नंबर 1, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी HYV बीज। ये ऐसे जादुई बीज थे जो कम जमीन पर ज्यादा फसल देते थे। दूसरा पिलर, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। और तीसरा, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ट्यूबवेल्स और नहरें। इन तीनों ने मिलकर बूम प्रोडक्शन को स्काई हाई कर दिया। हाँ, ये बात भी सच है कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम होना और पानी का ओवर यूसेज। अच्छा, ये सारे रिफॉर्म्स तो ठीक है, लेकिन इनको सक्सेसफुली लागू करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था। तो अब देखते हैं कि सरकार ने एग्रीकल्चर की हेल्प के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बफर स्टॉक। ये क्या होता है? सिंपल शब्दों में सरकार किसानों से अनाज खरीदकर बड़े बड़े वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम घर में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे बचाकर रखते हैं। तो सरकार ये अनाज क्यों रखती है? ताकि अगर देश में कभी सूखा या बाढ़ जैसी इमरजेंसी आए तो इस स्टॉक से लोगों को खाना दिया जा सके, और साथ ही मार्केट में अनाज की प्राइसेस भी कंट्रोल में रहें। ये देश का फूड सेफ्टी प्लान है इन अ वे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने और भी कई मेजर्स लिए, जैसे किसानों को बेटर सीड्स प्रोवाइड कराना, इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करना और सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाना। सॉइल टेस्टिंग से क्या होता है? इससे पता चलता है कि मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए। प्लस फसल बीमा जैसी स्कीम्स भी लाई गई ताकि अगर फसल खराब हो जाए तो किसानों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे लैंड रिफॉर्म लॉज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब है कि सरकार किसान की फसल के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है। उससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। ये एक तरह की सेफ्टी नेट है। और तो और गांवों में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोले गए ताकि फार्मर्स को इजीली लोन मिल सके। खेती के लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी, राइट? और जब पानी कम हो और लेने वाले ज्यादा, तो क्या होता है? झगड़ा। तो चलो एक ऐसे ही मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं जो पानी को लेकर है।
आज हम बात करेंगे कृष्णा गोदावरी नदी विवाद की। ये साउथ इंडिया की दो मेजर रिवर्स कृष्णा और गोदावरी के पानी के बंटवारे को लेकर सेवरल स्टेट्स के बीच एक लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें कौन-कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और डिस्प्यूट का मेन रीजन क्या है? यही कि कौन सा स्टेट कितना पानी यूज करेगा, कौन अपने यहाँ डैम बना सकता है और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का साइज क्या होगा। बेसिकली पानी के कंट्रोल को लेकर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब सवाल आता है कि ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाती है। ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट होती है। ये ट्रिब्यूनल्स सारे स्टेट्स की बात सुनती हैं और फिर पानी के बंटवारे पर अपना फाइनल डिसीजन देती हैं ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। तो ये था इंडियन एग्रीकल्चर का पूरा ब्रेकडाउन। हमने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को समझा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जाना, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स देखे और वाटर डिस्प्यूट्स को भी कवर किया। ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में ये पॉइंट्स जरूर लिखना, फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।